हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका चल रहा है चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं और जो हम लोगों ने आपको आप बताया था कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में आप सभी को पता है, बेसिक क्या होता है, वो आपका अलग अलग कितने चरणों में कंप्लीट होती है ये प्रोसेस, उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आपका जो वाटर का स्प्लिटिंग है, ये वाला प्रोसेस आपने जान लिया था कि किस तरह से वाटर की स्प्लिटिंग होती है और आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में H2O का जो है वो टूट जाना है ना, वो वाटर की स्प्लिटिंग। आपने जाना कि फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं और आपका एटीपी का सिंथेसिस जो है कीमोऑस्मोसिस के द्वारा होता है, वो जाना था आपने। किस कहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच यूज होते हैं उसके बारे में जाना था आपने। केल्विन साइकिल जिसको आप क्या कहते हैं, C4 साइकिल कहते हैं। तो पहले लाइट रिएक्शन के बारे में आप सभी ने जान लिया, अब हम जानेंगे C3 पाथवे के बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में। ये डार्क रिएक्शन या C3 पाथवे ये क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। आप सबने जाना था प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। एडीपी से एटीपी बन जाता है, एनएडीपीएच बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, है ना। तो नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, नेक्स्ट स्टेज इज द बायोसिंथेटिक फेज। इन दिस स्टेज ATP and NADPH are used for synthesizing the food। अब ये जो प्रक्रिया है ये आपका लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन को होने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं होती, यानी कि खाना बनने वाला जो बेसिक प्रोसेस है उसके रिएक्शन के लिए आपको सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे CO2 is fixed to form CO2 fixation product. This stage is also called the dark phase as it is independent of light. ये स्टेज डार्क फेज भी कहलाती है क्योंकि ये रोशनी पे डिपेंडेंट या लाइट पे, सूर्य के प्रकाश पे डिपेंडेंट नहीं होती है, बट डील्स विद द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है लेकिन लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस बायोसिंथेटिक फेज टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी कि अब यहाँ पे आपके MCQs तैयार हो रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न तैयार हो रहे हैं, जहाँ पे आपने क्या जाना कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, वो डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं और ये रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज कहलाती है। किस जगह पे होती है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इन सम प्लांट्स the first product of CO2 fixation is a 3-carbon compound called 3-phosphoglyceric acid. These plants are said to adopt the C3 pathway। ठीक है, कुछ पौधों में पहला प्रोडक्ट जो है CO2 फिक्सेशन का वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है 3-phosphoglyceric acid, जिसको आप PGA कहते हैं। These plants are said to adopt the C3 pathway। ठीक है, तो आपका केल्विन ने कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे की खोज की थी, है ना, तो इसलिए उसको हम इन अदर प्लांट्स द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड, मेन क्या है, CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। These plants are said to adopt the C4 pathway। अब हम बात करेंगे केल्विन साइकिल, जिसको आप C3 साइकिल कहते हैं, उसके बारे में। C3 साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या होती है, इसकी खोज किसने की थी और ये कैसे होती है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे।
द पाथ ऑफ कार्बन इन द डार्क रिएक्शन was traced by मेल्विन कैल्विन। किसके द्वारा ट्रेस की गई थी? इन वैज्ञानिक का क्या नाम था? द पाथ ऑफ कार्बन इन द डार्क रिएक्शन was traced by मेल्विन कैल्विन। यानी कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? किसके नाम पर इसको कैल्विन साइकिल कहा जाता है? मेल्विन कैल्विन के नाम पे। क्या नाम था इनका? मेल्विन कैल्विन। इन्होंने किसका यूज करके इसको बनाया था? रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज करके। ठीक है, यूजिंग रेडियोएक्टिव कार्बन। ठीक है, केल्विन पाथवे जिसको आप C3 साइकिल के नाम से जानते हैं या C4 पाथवे के नाम से जानते हैं, केल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। सभी प्रकाश संश्लेषण वाले पौधों में ये केल्विन साइकिल पाया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव C3 और C4 पाथवे। वो C3 पाथवे भी हो सकता है या C4 पाथवे भी हो सकता है। The primary acceptor of CO2 was found to be a 5-carbon ketose sugar called ribulose biphosphate (RUBP). This was surprising as it was believed that for the formation of a 3-carbon product, CO2 would have to accepted by a 2-carbon compound. केल्विन और उनके जो ये क्या है? द प्राइमरी एक्सेप्टर CO2। अब आपसे एक क्वेश्चन यदि पूछा जाए जो उन साइंटिस्ट द्वारा पूछा गया था कि डार्क रिएक्शन को समझने के लिए जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, तो उस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स होंगे जो CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद भी 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। तो जब रिसर्च हुई, स्टडीज से ये पता लगा कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एक 5 कार्बन वाला कीटोज शुगर राइबुलोज था, बिसफॉस्फेट, और इसमें से वैज्ञानिकों को जानने में बहुत टाइम लगा था, है ना। तो आप तुरंत इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, है ना। डोंट वरी, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है कि आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिकों को इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े थे और बहुत सारा टाइम भी लगा था। तो साइंटिस्ट्स ने, उन लोगों को ये भी विश्वास था कि चूंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो C3 एसिड था, इसलिए प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड होगा। तो साइंटिस्ट्स ने पहले क्या किया कि 2 कार्बन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सालों तक कोशिश की गई और अंत में फिर ये 5 कार्बन वाला RUBP को डिस्कवर किया गया, है ना। तो आपका केल्विन और उनके जो कोवर्कर्स थे, कोई भी वैज्ञानिक जो है वो अकेले काम नहीं करता है, तो उसके साथ बहुत सारे साथ में काम करने वाले लोग भी होते हैं। तो उन्होंने पूरे पाथवे पे काम किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो पाथवे है ये साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होता है, यानी कि, और जब ये साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होता है तब जाके RUBP जो है वो रीजेनरेट होता है, और इसमें शुगर की सिंथेसिस के लिए एक बेसिक पाथवे है ना। तो आसानी से इसको समझने के लिए केल्विन साइकिल को आप 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। और वो 3 स्टेजेस कौन सी होती हैं? एक साइक्लिक मैनर में ये सिंथेसाइज होता है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो है आपका साइक्लिक मैनर में ही सिंथेसाइज होता है। तो केल्विन साइकिल 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। 3 स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। पहली स्टेज क्या है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरी साइकिल क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन। और तीसरा स्टेप क्या है? रीजेनरेशन। 3 स्टेजेस केल्विन साइकिल की होती हैं और इसी के उपरांत फिर आपका केल्विन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन, ये सारी क्रियाएं फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में ही होती हैं। ये सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं? फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में ही होती हैं। ठीक है, अब इसको किस तरह से आप समझेंगे उसको देखें। ये है आपका केल्विन साइकिल, ये है आपका केल्विन साइकिल, जिसमें आपका किस तरीके से ये कैसे हो रहा है देखिए। यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस H2, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया हुई। यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हुई? कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया हुई। उसके बाद क्या बन रहा है आपका? फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है।
3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है ना। उसके बाद फिर से रिडक्शन की प्रोसेस, तीनों प्रोसेसेस को लर्न करना पड़ेगा आपको। कार्बोक्सिलेशन के बाद प्रोडक्ट के तौर पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, यहाँ पे आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। उसके बाद रिडक्शन की प्रोसेस होगी और उसके बाद ट्राइओस फॉस्फेट बनेगा जिसमें सुक्रोज स्टार्च है ना। और उसके बाद फिर रीजेनरेशन की प्रोसेस होगी जिसमें एटीपी फिर एडीपी में बदल जाएगा और यहाँ रीजेनरेशन की प्रोसेस के बाद कौन सा बनेगा, राइबोलोज बाइसफॉस्फेट। ठीक है, तो ये केल्विन साइकिल को आप 3 अलग अलग स्टेप्स में समझ सकते हैं। अब पहले स्टेप पे बात करेंगे, ये जो बात करेंगे हम केवल पहले स्टेप की, कार्बोक्सिलेशन की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कार्बोक्सिलेशन की। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या है, आपका CO2 का एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्टेबल ऑर्गेनिक माध्यम में फिक्सेशन क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। अब केल्विन साइकिल का सबसे आप कह सकते हैं कि क्रूशियल स्टेप यानी कि जटिल प्रक्रिया, सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया जो है वो सबसे पहली प्रक्रिया है जिसको आप कार्बोक्सिलेशन के नाम से जान रहे हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 का स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में फिक्सेशन हो रहा है और जहाँ पे RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए CO2 यूटिलाइज होती है ना। ये रिएक्शन RUBP कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम द्वारा कैटेलाइज होती है। अब यहाँ पे आप पॉइंट लिखेंगे, कार्बोक्सिलेशन के दौरान ये रिएक्शन जो कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया है ये RUBP कार्बोक्सिलेज नाम के एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, वहां पे कैटेलाइज होती है और जिसके बाद 3-PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, 3-PGA के, ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है इसको आप 3-PGA भी कह सकते हैं ना। तो फॉस्फोग्लिसरेट के 3-PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं है ना। और उसके बाद इस एंजाइम में ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी भी होती है ना। तो इसलिए इसे आप क्या कहें, इसे आप अगर RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या RUBIS-CO कहना ज्यादा सही होगा, इसको आप अलग अलग नामों से भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रक्रिया होती है रिडक्शन की। तो सबसे जटिल प्रक्रिया क्या हुई है आपकी, कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया हो गई है ना। उसके बाद आप जानेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, ये आपका रिएक्शंस की एक सीरीज है। ये रिडक्शन क्या है, रिएक्शंस की एक सीरीज है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के हर मॉलिक्यूल के फिक्सेशन में फॉस्फोराइलेशन और रिडक्शन में क्या होता है, बारी बारी से 2 ATP और 2 NADPH का यूज होता है। ये प्रक्रिया आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक स्टेप में 2 ATP का और 2 NADPH का यूज होता है, जिससे ADP और NADP प्लस में इस तरह से टूट जाता है ना। एक ग्लूकोज को बनाने में, एक ग्लूकोज को कंप्लीट करने में, ये पॉइंट नोट करेंगे, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में केल्विन साइकिल की 6 चक्कर की जरूरत होती है। 6 टर्न्स केल्विन साइकिल की लगती है, तब जाके एक ग्लूकोज जो है वो बनता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या बना, ये सुक्रोज और स्टार्च, जिसको ट्राइओज फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रीजेनरेशन। क्या स्टेप आ जाता है, रीजेनरेशन का स्टेप आ जाता है। और इस रीजेनरेशन के स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे आपका ATP जो है वो ADP में बदलता है ना। तो रीजेनरेशन में अगर साइकिल को बिना इंटरप्शन के कंटिन्यू रखना है ना, तो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP का रीजेनरेशन जरूरी है ना।
अब इसके लिए RUBP बनाने के लिए रीजनरेशन स्टेप्स में फॉस्फोराइलेशन के लिए कितने की जरूरत होती है? 1 ATP की जरूरत होती है। कितने की जरूरत होती है? केवल 1 ATP की जरूरत होती है। तो हर कार्बन डाइऑक्साइड को केल्विन साइकिल में एंटर कराने के लिए टोटल कितने की जरूरत होगी? 3 ATP मॉलिक्यूल्स की और 2 NADPH मॉलिक्यूल्स की जरूरत हो गई। कैसे? 3 ATP मॉलिक्यूल्स की जरूरत हो गई। एक तो यहाँ पे, 2 यहाँ पे जरूरत पड़ी और 1 NADPH की यहाँ पे जरूरत पड़ी और 1 ATP की जरूरत यहाँ पड़ी। तो 2 ATP और 1 ATP, 3 ATP और 2 NADPH की जरूरत पड़ी एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को केल्विन साइकिल में एंटर कराने के लिए। तो डार्क रिएक्शन में यूज होने वाली जो ATP है ना, वो और NADPH की संख्या, उसमें ये डिफरेंस जो है यही साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होने का कारण है। जो ये ATP और NADPH की संख्या में फर्क है, यही आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होने का कारण है ना। एक ग्लूकोज को बनाने में, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, एक ग्लूकोज को बनाने में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की जरूरत होती है, क्योंकि 6 बार ये चक्कर लगाना पड़ता है। 6 साइकिल केल्विन साइकिल की जब चलेगी तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। उसमें 18 ATP की जरूरत होती है और 12 NADPH की जरूरत होती है। यानी 6 चक्करों के लिए एक चक्कर में आपका 2 NADPH खर्च हो रहा है। तो जब 6 चक्कर लगाएगा तो 12 NADPH खर्च हो जाता है। 3 ATP की जरूरत पड़ती है, जो आपका 6 चक्करों में 18 ATP हो जाती है। तो अब एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, तो अब क्या कहेंगे कि अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु 18 ATP के और 12 NADPH की, इतना अगर रॉ मटेरियल है, तो फिर केल्विन साइकिल कंप्लीट होके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि केल्विन साइकिल में क्या अंदर जाता है और क्या बाहर निकलता है, क्या क्या चीज एंटर करती है और क्या बनता है। देखिए, एंटर करती है 3 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और NADPH। जो आप एंटर, क्या क्या चीजें रॉ मटेरियल यूज होती हैं उसको मैं ग्रीन से करूंगी। आपका यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के यूज होते हैं। अब इन 6 अणुओं के कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है, ठीक है। फिर आपका क्या एंटर करती है? आपका ATP एंटर करती है, ये संख्या में होती है 18। ATP एंटर करती है, ये संख्या में होती है 18। 6 चक्करों को पूरा करने में 18 मॉलिक्यूल्स ATP के यूज होते हैं और 12 मॉलिक्यूल्स आपके यूज होते हैं NADPH के। 12 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? NADPH के यूज होते हैं। और इसके फलस्वरूप 18 ATP के बाद उस 18 ADP बनते हैं। ये प्रोडक्ट्स हो गए। ATP टूट करके क्या होता है? प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके ADP, ये भी संख्या में 18 होते हैं। और इधर की तरफ आपका बनता है NADPH से आपका बनता है 12 NADP। क्या बनते हैं? 12 NADP बनते हैं। 12 NADPH से 12 NADP बनते हैं। तो इस तरह से ये आपका केल्विन साइकिल, ठीक है। अब इसमें आपका जो C4 पाथवे है, ये आपका हैच और स्लैक पाथवे कहलाता है। C4 पाथवे की जब आप बात कर रहे हैं तो ये आपका हैच और स्लैक पाथवे कहलाता है। C4 पाथवे जो है ना, ये तो बात हो गई केल्विन साइकिल की। ये तो बात हो गई केल्विन साइकिल की, जिसमें क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन। पहली प्रोसेस क्या है? कार्बोक्सिलेशन, जिसमें क्या हो रहा है? राइबोलोज 1,5-biphosphate combines with carbon dioxide and fixes it to a stable organic intermediate 3-phosphoglycerate और इसके 2 मॉलिक्यूल्स, 3-phosphoglycerate के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम, ये नोट करेंगे, रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम RuBisCO
RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये है उस एंजाइम का नाम। और इसके बाद 3-PGA इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल आफ्टर कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया के बाद 3-PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये जो है प्रोडक्ट इस साइकिल का पहला प्रोडक्ट है जो आपका फिक्स होने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होने के बाद बनता है। और उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो होता है रिडक्शन का। रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स आपका ATP के एक चक्कर में यूज होते हैं एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। आपका दो मॉलिक्यूल्स ATP के, ये कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया के दौरान की बात हो रही है, वहां पे आपका दो मॉलिक्यूल्स ATP के और दो NADPH के यूज होते हैं एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने के लिए, ठीक है, फिक्स करने के लिए। दिस स्टेज कंटेन्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। अब इतनी सीरीज के कंप्लीट होने के बाद, रिडक्शन की प्रोसेस के बाद, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है। और उसके बाद क्या होगा, फिर से रीजेनरेशन, फिर से रीजेनरेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे RUBP रीजेनरेट्स टू इनेबल द साइकिल टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए RUBP फिर से रीजेनरेट करता है और यहाँ पे आपका एक ATP का मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 molecules of CO2 need to be fixed। एक ग्लूकोज के अणु के फॉर्मेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, 6 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना पड़ेगा। हेंस कितने की जरूरत होगी, 6 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। केल्विन साइकिल की 6 चक्करों की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें किस किस तरह से आप ATP रिक्वायर्ड, कितने ATP की रिक्वायरमेंट है फॉर फिक्सिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ATP अणुओं की रिक्वायरमेंट है जहां पे 2 फॉर रिडक्शन एंड 1 फॉर रीजेनरेशन। दो ATP मॉलिक्यूल्स की जरूरत रिडक्शन के प्रोसेस के लिए है और एक ATP मॉलिक्यूल की जरूरत किसके लिए है, रीजेनरेशन की प्रोसेस के लिए है। उसके बाद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के फिक्सिंग करने के लिए कितने हो गए, टोटल आपके 18 ATP की जरूरत हो जाती है। इसी तरह से NADPH रिक्वायर्ड कितनी जरूरत है, 2 जरूरत है रिडक्शन के लिए, है ना, और आपका रीजनरेशन में NADPH की कोई जरूरत होती नहीं है। तो फॉर फिक्सिंग 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने हो गए, 2 × 6 = 12 NADPH, यानी कि 12 NADPH मॉलिक्यूल्स आपका इसमें बनते हैं। तो टोटल ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया आपको कि 6 साइकिल्स, 6 केल्विन साइकिल्स यानी 6 राउंड जो ये साइकिल चलती है, 6 साइकिल्स, और उसके फलस्वरूप ATP 18 अणु ATP के चाहिए, यानी इतनी ऊर्जा की जरूरत है। 12 NADPH की जरूरत होती है और 6 अणु कितने, 6 मॉलिक्यूल्स किसके चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अब आप ये कह सकते हैं कि द सिंथेसिस of one molecule of glucose requires 18 ATP and 12 NADPH। केल्विन साइकिल आप सबको समझ में आ गई होगी कि केल्विन साइकिल किसके, कौन, मतलब ये जो वैज्ञानिक केल्विन जो नाम है, केल्विन वैज्ञानिक के नाम पर इस साइकिल का नाम केल्विन साइकिल रख दिया गया था, क्योंकि इस साइकिल की खोज किसने की थी, केल्विन ने की थी, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा फेज है C4 पाथवे, वो डार्क रिएक्शन C4 पाथवे, उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। इसको आप हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से जानते हैं, इसको आप हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से जानते हैं। तो हैच और स्लैक क्या है, वैज्ञानिकों के नाम है। हैच और स्लैक क्या है, ये वैज्ञानिकों के नाम है। C4 पाथवे कहाँ कहाँ पाया जाता है, अकर्स इन प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, प्लांट्स अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। अब ये पाथवे, ये सारे के सारे हर लाइन से एक मल्टीपल वो
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल सकता है, MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न निकल सकते हैं। तो इसलिए आप तैयारी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जहां पे आप अगर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट से बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने में सक्षम है तो मतलब आपका तैयारी पूरी है। The leaves of C4 plants have Cranch anatomy. They have special large cells around their vascular bundles called bundle sheath cells. These cells form several layers around the vascular bundles and have large number of chloroplasts, thick walls impermeable to gaseous exchange and lack intercellular spaces. प्लांट्स जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए अडॉप्टेड होते हैं उनमें ही C4 पाथवे उन्हीं में होता है। अब इसमें क्या होता है, इन प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, फिर भी इसका जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है उसमें C3 साइकिल या केल्विन साइकिल ही होता है। तो C4 प्लांट्स जो हैं वो कैसे C3 प्लांट्स से डिफरेंट होते हैं, C4 प्लांट्स जो हैं वो कैसे C3 प्लांट्स से डिफरेंट होते हैं। C4 प्लांट्स होते हैं स्पेशल, C4 प्लांट्स जो हैं वो होते हैं स्पेशल। C4 प्लांट्स में स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है। जो इनकी लीफ एनाटॉमी होती है वो डिफरेंट होती है, वही स्पेशल होती है। C4 प्लांट्स में क्या है कि हायर टेम्परेचर को ये टॉलरेट करते रहते हैं और हाई लाइट इंटेंसिटीज पर रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल दिया गया कि ये किस में होते हैं, आपका मेज में और शुगर केन में प्रेजेंट होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी का असर नहीं होता है ना। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है ना, और प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास जो है वो ज्यादा होती है। अब इसको वन बाय वन आप समझेंगे। पहले हम C3 और C4 पौधों की पत्तियों का अगर वर्टिकल सेक्शन उसकी स्टडी करें, अगर हम वर्टिकल सेक्शन की बात करें C3 और C4 पौधे की पत्तियों की, तो उसमें आपको क्या दिखाई पड़ता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस क्या नोटिस किया आपने कि सेम टाइप के मेसोफिल्स हैं। इनके वैस्कुलर बंडल शीट के अराउंड सिमिलर सेल्स पाई जाती है। तो C4 प्लांट्स के वैस्कुलर बंडल्स के क्या होती है, चारों ओर बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं जिन्हें बंडल शीट सेल्स कहते हैं। और इस टाइप की एनाटॉमी को क्या कहते हैं, क्रैंच एनाटॉमी। इस टाइप की एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं, क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं। क्रैंच का मतलब क्या होता है, क्रैंच का मतलब होता है घेरना, रीथ। क्रैंच का मतलब क्या होता है, रीथ, अर्थात इसका क्या मतलब हो गया, घेरना, यानी कि सेल्स के अरेंजमेंट का रिफ्लेक्शन। ये जो है ये इसको हम कहते हैं क्रैंच एनाटॉमी। ठीक है, तो पहले इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, लेकिन C3 साइकिल इज यूज्ड एज द मेन बायोसिंथेटिक फेज। इसमें C3 साइकिल जो है वो मेन बायोसिंथेटिक फेज के रूप में यूज होती है। और क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, मीजोफिल सेल्स। अगर वर्टिकल सेक्शन में देखा जाए तो मीजोफिल सेल्स अकर इन द C4 साइकिल। मीजोफिल सेल्स में ही C4 साइकिल होती है और बंडल शीट सेल्स जो है वो पाई जाती हैं, वो किस में होती हैं, आपकी C3 साइकिल में। अब अगर इस तरीके की हम क्रैंच एनाटॉमी क्या कहते हैं कि C4 पाथवे होता है जिन पत्तियों में क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। तो क्रैंच एनाटॉमी का मतलब क्या है, हो सकता है एग्जाम में क्रैंच एनाटॉमी यही इसी पॉइंट पे क्वेश्चन किया जाए। तो क्रैंच एनाटॉमी का क्या मतलब होता है कि क्रैंच का मतलब होता है रीथ, WREATH। रीथ का मतलब घेरना, किसी भी चीज को अगर घेर दिया जाए तो वो क्रैंच कहलाएगा, है ना। तो इसी तरीके के सेल्स का अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं कि क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। The leaves of C4 plants have cranch anatomy. इस cranch anatomy का क्या मतलब है कि एक रीथ टाइप की बन जाती है। They have special large cells. बड़ी बड़ी सेल्स इसके वैस्कुलर बंडल्स के चारों ओर पाई जाती हैं और वो बंडल शीट सेल्स कहलाती हैं, है ना। ये सेल्स जो हैं बहुत सारी लेयर्स फॉर्म कर देती हैं। These cells form several layers
around the vascular bundles and have large number of chloroplasts, और उसमें बहुत ज्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो इनकी थिक वॉल्स गैसियस एक्सचेंज के लिए प्रबल होती हैं, लेकिन इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो नहीं पाए जाते, है ना। जैसे आपका मेज की पत्तियों का एक सेक्शन अगर आप काटें तो आप उसमें मीजोफिल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अपने आसपास आप अलग अलग प्लांट स्पीसीज की पत्तियों को कलेक्ट करिए और इन पत्तियों का वर्टिकल सेक्शन काटेंगे अगर, और माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको वेस्कुलर बंडल्स के आसपास की जो वेस्कुलर शीट, बंडल शीट है वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो बंडल शीट की प्रेजेंस, अगर मान लीजिए आपको पत्तियां दी गई अलग अलग प्लांट्स की, और पत्तियां देने के बाद अगर ये पहचानने को कहा जाए कि कौन सा C4 प्लांट है, कौन सा C3 प्लांट है, तो आप उसमें जो प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल के प्रेजेंट आसपास जो बंडल शीट प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस से आप पहचान सकते हैं कि ये C4 प्लांट है या C3 प्लांट है ना। तो पाथवे, C4 पाथवे को हम अगले सेशन में जानेंगे। और आज हमने ये जाना कि क्रेंज एनाटॉमी, पॉइंट्स कौन कौन से क्लियर हुए कि क्रेंज एनाटॉमी किसे कहते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए क्रेंज एनाटॉमी किसे कहते हैं, तो वो आप बता पाने में सक्षम हो गए। C4 पाथवे ये क्या है ये बताने में आप सक्षम हो गए। आपका C4 पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है आपका 4 कार्बन कंपाउंड, और इसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है। C3 साइकिल जो है वो आपका मेन बायोसिंथेटिक फेज के रूप में यूज होती है। मीजोफिल सेल्स जो है वो C4 साइकिल में यूज होती हैं सबसे ज्यादा, और बंडल शीट सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती। तो इस तरह से आप वर्टिकल सेक्शन काट के C4 प्लांट्स की पत्तियों को पहचान सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास में केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ा आप सभी ने, और इम्पॉर्टेंट भी है। हैच और स्लैक पाथवे के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्रेंज एनाटॉमी के बारे में आपने आज जाना। जब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर्स को तो उसमें आपका जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पे आप उस लेवल पे पढ़ते हैं जहाँ पे हर लाइन से आप एक बहुविकल्पीय प्रश्न निकाल सकें, तो इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी मानी जाती है। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम हैच और स्लैक साइकिल के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।